हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। अगेन वेलकम यू ऑल टू एमजीसीआई फाइटर बैच लेक्चर्स फाइटर 2.0 2.0। हमने अपने लास्ट लेक्चर में कोशिका जीवन की इकाई चैप्टर को शुरू किया था और कोशिका सिद्धांत के बारे में पढ़ा था। दूसरे लेक्चर में हमने बात की थी कोशिका सिद्धांत के बारे में। तो कोशिका सिद्धांत के बारे में हमने पढ़ा जब, तो उसमें दिखा था कि जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक सबसे पहले मैथियास लीडन थे। उन्होंने बताया कि पादप जो हैं विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं और उनमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, ये मेन बात थी। फिर उसके बाद जंतु वैज्ञानिक थे, प्राणी वैज्ञानिक मैथियास लीडन के बाद आए थे, वो इंग्लैंड के थे, उनका नाम था श्वान, थियोडोर श्वान। इन्होंने जंतु कोशिकाओं का अध्ययन किया और क्या बताया कि जंतु कोशिकाओं के बाहर एक पतली परत मिलती है। आज की डेट में उस पतली परत को कहते हैं जीव द्रव्य झिल्ली। ठीक है, इस वैज्ञानिक ने फिर पादपों के ऊतकों का भी अध्ययन किया, प्लांट्स की भी स्टडी की थी इन्होंने, और ये बताया था कि प्लांट्स में कोशिका के बाहर कोशिका भित्ति पाई जाती है और ये खास तौर पे प्लांट्स में पाई जाती है। फिर इसके बाद में इन्होंने अपनी संकल्पना दी, भाई प्लांट्स भी पढ़ लिए, एनिमल भी पढ़ लिए, फिर कहा कि हाँ, कोशिकाएं जीवों का बेसिक स्ट्रक्चर बनाती हैं, मतलब सभी पादप तथा जंतु कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। इसके बाद इन दोनों ने मिलकर के कोशिका सिद्धांत दिया था, जो कि कहता है कि सभी जीव कोशिका तथा कोशिका के उत्पादों से बने होते हैं। इनके थ्योरी में एक कमी थी, वो कमी ये थी कि वो ये नहीं बता पाए नई कोशिकाएं कहाँ से आती है। तो नई कोशिकाएं कोशिका विभाजन से आती है, ये बताने वाले थे रुडोल्फ विर्चो साहब। इन्होंने बताया 1855 में अपने एक स्टेटमेंट के जरिए कि ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, जिसका मतलब था कोशिकाएं विभाजित होती है और विभाजन के पश्चात पुरानी कोशिकाओं से नई संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसके बाद कोशिका सिद्धांत में रूपांतरण हो गया। रूपांतरित कोशिका सिद्धांत जो था वो इस प्रकार था कि सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पादों के बने होते हैं, और दूसरी बात क्या थी कि कोशिकाएं विभाजन करके नई कोशिकाओं को जन्म देती है या नई कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से आती हैं। तो हमने इसको यहाँ तक तो देख लिया था। अब आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कोशिका का समग्र अवलोकन। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं और समझते हैं कि कोशिका में क्या क्या होता है, क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। तो हमारा आज का टॉपिक है, हाँ, कोशिका का समग्र अवलोकन। अवलोकन, ठीक है। हम वहीं से शुरू करते हैं जहां लास्ट लेक्चर पे स्टॉप किया था। लोगों ने सबसे पहले क्या देखा था कि बाहर की तरफ क्या दिखाई देता है, और हमने लास्ट लेक्चर में चर्चा की थी कि कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा यूकैरियोटिक कोशिका। 5 जगत में कोशिकाएं पाई गई हैं। तो कोशिका में सबसे बाहर जो दिख रहा है उसे हम कह सकते हैं कि कोशिका का आवरण है। वो क्या है? वो कोशिका का आवरण है। ठीक है, सबसे बाहर हमें क्या दिखाई देगा? यदि हम एक कोशिका ड्रॉ करते हैं तो हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं। अब इस ड्राइंग में हमने देखा कि एक बाहरी सीमा बनाते हैं हम कोशिका की। अगर वो बाहरी सीमा है तो वही कोशिका का आवरण भी हो गया। तो मतलब कोशिका में सबसे पहली बाहर से जो चीज दिखाई देगी वो क्या दिखाई देगी? सूक्ष्मदर्शी से देखने पर कोशिका का आवरण। ठीक है, कोशिका आवरण के अलावा रॉबर्ट ब्राउन साहब ने बताया था कि कोशिकाओं में एक सघन हिस्सा होता है केंद्र में, और उसको उन्होंने नाम दिया था केंद्रक। तो केंद्रक हो गया। ठीक है, कोशिका का आवरण हो गया, केंद्रक हो गया। अब बीच में ये पूरा जो आयतन है कोशिका के अंदर, यह आयतन किस द्रव्य से भरा है? इस द्रव्य को क्या कहा जाएगा? तो कोशिका द्रव्य। सिंपल सा शब्द है उसके लिए, कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य, ठीक है। अब अगर हम बात करें कुल मिला के कि कोशिका में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तो भैया ये 3 चीजें होनी चाहिए। सबसे पहला होगा क्या?
कोशिका आवरण होगा, फिर केंद्रक हो सकता है, या फिर यदि केंद्रक नहीं है तो अनुवांशिक द्रव्य हो सकता है, जिसे आगे चल के आपको बताया जाएगा कि उसे कहा जाएगा न्यूक्लियोइड। लेकिन मुद्दा यह है कि अनुवांशिक पदार्थ होना आवश्यक है। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे कि कोशिका में, समझेंगे कि कोशिका में तीन चीजें होना अति आवश्यक है। सबसे पहले एक बाहर का आवरण होना आवश्यक है, उसके बाद अनुवांशिक पदार्थ होना आवश्यक है, उसके बाद कोशिका द्रव्य जरूरी है। अच्छा, यदि आप इस तरीके से देखें कि कोशिका में जीवन के लिए सबसे जरूरी क्या है, तो कोशिका में जीवन के लिए सबसे जरूरी हो गया कोशिका द्रव्य, या हम कहें जीव द्रव्य। जीव द्रव्य जरूरी क्यों है भाई? इवोल्यूशन चैप्टर जब पढ़ाते हैं, धरती पे ओरिजिन ऑफ लाइफ पढ़ाते हैं, तो उसमें बताया जाता है कि एक कोशिका जब पहली कोशिका का उद्गम हुआ था तो वो एक सूप में हुआ था, एक तरल द्रव्य में हुआ था, जहां पे जैविक क्रियाएं संभव थी, और फिर बाद में उसने अपना एक स्वयं का आवरण विकसित किया। तो आवरण जब विकसित किया होगा तो उसके अंदर जो द्रव्य घिरा रह गया, वो द्रव्य ही वह स्थान था जहां सारी जैविक क्रियाएं हो रही थी। ठीक है, तो वह स्थान कोशिका का जहां पे सभी जैविक क्रियाएं होती है, उसे हम क्या कहेंगे? तो वही जीव द्रव्य। जीव द्रव्य के बिना जीवन संभव नहीं है। हो सकता है कोशिका में केंद्रक हो सकता है केंद्रक ना हो, लेकिन उसमें अनुवांशिक पदार्थ अवश्य होगा। अनुवांशिक पदार्थ होना अनिवार्य है, और कोशिका की बाहरी घेरा आवरण अनिवार्य है। तो इसमें कौन कौन सी चीजें अनिवार्य मान सकते हैं आप? तो कोशिका का बाहरी आवरण अनिवार्य है, फिर अनुवांशिक पदार्थ होना उसमें अनिवार्य है, और उसके बाद यदि देखें तो जीव द्रव्य अनिवार्य है। जीव द्रव्य के बिना जीवन संभव नहीं, ये बात हम लिख लेते हैं सिंपल सा। जीव द्रव्य के बिना जीवन संभव नहीं है। नहीं है। अच्छा, अब ये जीव द्रव्य की परिभाषा थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है अलग अलग सिचुएशन में। अब जीव द्रव्य को हम इंग्लिश में कहते हैं प्रोटोप्लास्ट या प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, अगर आप एक प्लांट सेल की स्टडी कर रहे हैं, प्लांट सेल की स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें बाहर हमें क्या दिखाई देगा? जैसा कि स्वान साहब ने बताया था, थियोडोर स्वान साहब ने क्या बताया था कि सबसे बाहर एक सेल वॉल या कोशिका भित्ति उपस्थित होगी। सेल वॉल उपस्थित होगी या कोशिका भित्ति उपस्थित होगी। यदि हम इस पौधे से, अच्छा और क्या दिखाई देगा? तो रॉबर्ट ब्राउन साहब ने बताया था कि अंदर केंद्रक दिखाई देगा। ठीक है, केंद्रक होना चाहिए, हमने मान लिया ये केंद्रक है। अगर केंद्रक के अंदर के द्रव्य की बात करें तो उसे कहा जाता है केंद्रक द्रव्य। मतलब जो द्रव्य किसमें पाया गया? केंद्रक द्रव्य में। और कोशिका में जो द्रव्य पाया गया उसे क्या कहेंगे? कोशिका द्रव्य। ये पूरा क्या कहलाया? कोशिका द्रव्य। और ये केंद्रक के अंदर का जो द्रव्य है इसे हम कहेंगे केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य। ठीक है, अब कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक द्रव्य इज इक्वल टू जीव द्रव्य। जीव द्रव्य, अगर हम पादप कोशिका से क्या हटा दें? पादप कोशिका से कोशिका भित्ति को किसी तरह से हटा दें, तो कोशिका भित्ति को हटा दें तो जो बचा उसे क्या कहा जाएगा? जीव द्रव्य कहा जाएगा। ठीक है,
ये तो बात हो गई कि हाँ थियोडोर स्वान साहब ने क्या कहा, स्लीडन सर ने क्या कहा, उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन की बात कर ली हमने। लेकिन अब जैसे जैसे विज्ञान की तरक्की हुई तो लोगों ने क्या समझा कि यार जीव तो बहुत सारे हैं, उनको 5 जगतों में वर्गीकृत किया गया। तो आइए हम पहले ये समझते हैं कि किस जीव जगत में किस प्रकार का आवरण होता है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई यानी कि कवक, और फिर प्लांट और एनिमल, ये 5 जगत हम जानते हैं जीवों के, ठीक है, पादप और प्राणी। अच्छा, कोशिका आवरण जो है मोनेरा में 3 स्तरीय होती है, 3 स्तरीय होती है। कौन 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 से स्तर पाए जाते हैं, तो हम सीधा सीधा लिखेंगे। सबसे बाहर पाया जाएगा ग्लाइकोकैलिक्स, उसके अंदर पाई जाएगी कोशिका भित्ति, और उसके अंदर पाई जाएगी कोशिका झिल्ली, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स हिंदी में भी लिख लेते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स। फिर कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। तो ये हम कोशिका आवरणों की बात कर रहे हैं बच्चा। सबसे पहले कोशिका में क्या जरूरी बाहर से दिखाई देगा, कोशिका का आवरण। तो हम अलग अलग जीव जगत में पता देख रहे हैं, मतलब देख रहे हैं कि स्टडी कर रहे हैं कि कौन कौन से प्रकार का आवरण पाया जाएगा। प्रोटिस्टा में देखिए क्या पाया जाएगा, प्रोटिस्टा में ग्लाइकोकैलिक्स अनुपस्थित है, बाकी दोनों उपस्थित है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, दोनों उपस्थित हैं। या मैं इसको टिक लगा के कह दूं, ठीक है। फंगस कवक प्रजाति में, कवक जगत के जीवों में क्या उपस्थित है, तो यहां भी ग्लाइकोकैलिक्स अनुपस्थित है, कोशिका भित्ति उपस्थित है और कोशिका झिल्ली अनुपस्थित भी उपस्थित है, ठीक है। पादप जगत की बात करें तो पादपों में ग्लाइकोकैलिक्स अनुपस्थित है, कोशिका भित्ति है और कोशिका झिल्ली भी है। जंतु जगत की बात करें या प्राणी जगत की बात करें तो इनके कोशिकाओं में ग्लाइकोकैलिक्स भी अनुपस्थित, कोशिका भित्ति भी अनुपस्थित और कोशिका झिल्ली मात्र उपस्थित है, ठीक है। तो क्या ये जानकारी उस समय मिल चुकी थी स्लीडन स्वान को? नहीं, तो ये तब का सच था, क्योंकि उन्होंने किसको स्टडी किया था, केवल प्लांट और एनिमल को। बाद में ये सब जानकारी धीरे धीरे स्टडी करने पे आई। तो हम क्या कहेंगे कि आज के हिसाब से देखें तो कोशिका आवरण किस तरह का पाया जाता है। तो भैया मोनेरा में 3 स्तरीय है, प्रोटिस्टा में कितने हैं, 2 स्तर का है, यहां पर भी सब जगह 2 स्तरीय, परंतु प्राणी जगत में केवल 1 स्तरीय पाया गया है, ठीक है। तो हम कोशिका के आवरण की बात कर रहे थे। अब यही चीज देखेंगे कि किस किस चीज की बनी है कोशिका आवरण। तो ये हमें वैसे तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। खास बात यह है कि प्रोटिस्टा के सेल वॉल में, अच्छा हम सेल वॉल जब पढ़ेंगे तब उसमें भी देखेंगे कि ये सेल वॉल किन किन चीजों का बना है। आमतौर पे आपको ये शब्द सुनने में आएंगे, काइटिन, जो कि स्पेसिफिक रहेगा। काइटिन कहाँ है, फंगस में। जहां भी फंगस की सेल वॉल होगी उसका प्रमुख कंपोनेंट होगा काइटिन, ठीक है। बाकी जगह पे जहां जहां सेल वॉल है वहां पे आपको सुनने को मिलेगा कि सेल्यूलोज पाया जाता है। तो चिंता मत करें, जैसे ही हम प्लांट सेल, प्रोटिस्टन सेल, इनके सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे बताया जाएगा कि सेल वॉल में मेन कंटेंट इनका होता है सेल्यूलोज, और फंगस में विशेष तौर पे सेल वॉल का कंपोनेंट होता है काइटिन, ठीक है। तो ये कोशिका का बाहरी आवरण हमने देखा। अब इसके अंदर, कोशिका के अंदर और क्या दिखता है उसकी बात करें तो कोशिका अपने सारे कार्य किसके दिशा निर्देश पे करती है, तो कोशिका में होना चाहिए अनुवांशिक पदार्थ। क्या होना चाहिए,
अनुवांशिक पदार्थ जो क्या करता है, कोशिका को निर्देशित करता है, कोशिका के जीवन संबंधी सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। क्या करता है? सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। कौन करता है? तो अनुवांशिक पदार्थ, अनुवांशिक पदार्थ नियंत्रित करता है। ठीक है। क्या होता है अनुवांशिक पदार्थ? तो हम जानते हैं कि कहीं कहीं पे अधिकतर जीवों में, चाहे वो एक कोशिकीय मोनेरा प्रोटिस्टा हो तथा बहुकोशिकीय फंगस या फिर पादप या प्राणी जगत के हों, सभी जीवों में मुख्यतः डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ होता है। डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ होता है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? तो कहेंगे तो पांचों जगत के जीवों में, पांचों जगत के जीवों में अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? तो भैया डीएनए होता है। अच्छा, पांच जगत के जीवों के अलावा हमारे पास एक एंटिटी और है जो कि इनके साथ नहीं पढ़ाई जाती, वो अलग पढ़ाई जाती, जो कि है वायरस। वायरस हो गया। तो वायरस में कुछ में आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है। कुछ विषाणुओं में आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल, अनुवांशिक पदार्थ हो सकता है, हो सकता है। ठीक है। अब यहां से विभाजन देखिए। दो प्रकार की कोशिकाएं हमने चर्चा की थी। पहली प्रकार की कोशिका क्या थी? ये प्रोकैरियोट प्रकार की कोशिका थी। प्रोकैरियोट कोशिका, इसको हमने लास्ट लेक्चर में क्या नाम लिया था बच्चों, बताओ जरा। तो इसमें हमने नाम दिया था असीम केंद्रकी। असीम केंद्रकी, इसका मतलब क्या था? जिसके केंद्र की सीमा ना हो, या ये कहें कि अनुवांशिक पदार्थ अनुवांशिक पदार्थ झिल्ली से घिरा हुआ नहीं है, झिल्ली से घिरा हुआ नहीं है। एनसीईआरटी में इस घिरा हुआ शब्द की जगह एक अच्छा शब्द और टेक्निकल शब्द इस्तेमाल किया जाता है, जो कि कहा जाता है झिल्ली आबद्ध। झिल्ली से घिरा हुआ मतलब झिल्ली आबद्ध। झिल्ली आबद्ध। ठीक है। अगर अनुवांशिक पदार्थ यानी कि क्या होगा? डीएनए। डीएनए अनुवांशिक पदार्थ झिल्ली से घिरा हुआ नहीं है, तो ये कोशिका किस प्रकार की हो गई? प्रोकैरियोट। अगर झिल्ली से घिरा हुआ नहीं है तो इसी अवस्था को कहेंगे पूर्ण नहीं, पूर्ण नहीं, हम इसे लिखेंगे सुस्पष्ट केंद्रक अनुपस्थित। सुस्पष्ट केंद्रक क्या है? अनुपस्थित है। यही तीनों बातें, ये तीनों बातें एक ही चीज बता रही है। पहले तो ये कि केंद्रक की सीमा नहीं, फिर हम ये कह रहे हैं कि केंद्रक उपस्थित नहीं है। कैसा केंद्रक उपस्थित नहीं है? सुस्पष्ट केंद्रक। केंद्रक प्राथमिक रूप में है, सुस्पष्ट नहीं है। ठीक है। तो अनुवांशिक पदार्थ मतलब झिल्ली से घिरा हुआ नहीं है। तो ऐसे कोशिका में
कोशिका के खास हिस्से पर इस तरह से उसका डीएनए या आनुवांशिक पदार्थ बिखरा हुआ पड़ा रहता है, कोशिका के एक खास हिस्से में। यह हिस्सा क्या कहलाता है? तो इस हिस्से को हम कहते हैं जीनोफोर। और ये क्षेत्र, जिस क्षेत्र में आनुवांशिक पदार्थ उपस्थित है, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोइड या केंद्रकाभ। तो हम देख पा रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रकाभ उपस्थित है। क्या केंद्रक उपस्थित है कहा जाएगा? तो नहीं कहा जाएगा कि भैया केंद्रक उपस्थित नहीं। ठीक है, अब आइए दूसरे प्रकार की कोशिका के बारे में बात करते हैं। दूसरे प्रकार की कोशिका कौन सी है बच्चों? तो हम सीधा सीधा जानते हैं कि यूकैरियोट कोशिका, जैसा कि स्लीडेन स्वान ने देख करके बताया था पादपों में, जंतुओं में। तो उसमें बाहर कोशिका झिल्ली, अगर पादप देख रहे हैं तो कोशिका भित्ति भी होगी, और यदि जंतु कोशिका देख रहे हैं तो केवल कोशिका झिल्ली होगी। तो कोशिका भित्ति है यहाँ पर, तो ये कोशिका कैसी हो गई? तो ये पादप कोशिका हो गई। इस पादप कोशिका में अंदर केंद्रक उपस्थित होगा। तो केंद्रक क्या करता है? केंद्रक क्या है? केंद्रक क्या है अगर आप बात करें तो हम समझते हैं कि केंद्रक में आनुवांशिक पदार्थ उपस्थित है और वो गुणसूत्रों के रूप में पाया जाएगा। केंद्रक में आनुवांशिक पदार्थ झिल्ली से घिरा हुआ है। आनुवांशिक पदार्थ झिल्ली से आबद्ध है। आनुवांशिक पदार्थ, पहली चीज तो हम कहते हैं कि गुणसूत्रों के रूप में व्यवस्थित। क्या कहते हैं? गुणसूत्रों के रूप में व्यवस्थित है। ठीक है, अब गुणसूत्रों का ये जो समूह है, ये केंद्रक झिल्ली से आबद्ध है। यहां पर हमने ये दिखा दिया गुणसूत्र, और अब ये दिखाया जाएगा केंद्रक झिल्ली। तो इसके लिए हम कहेंगे कि झिल्ली आबद्ध केंद्रक उपस्थित। किसमें कहेंगे बच्चों? तो यूकैरियोट प्रकार की कोशिकाओं में। यूकैरियोट कोशिकाओं का दूसरा नाम ससीम केंद्रकी, मतलब जिसके केंद्रक की सीमा हो। ससीम केंद्रकी का मतलब हुआ जिस केंद्रक की सीमा हो, उसे कहा जाएगा ससीम केंद्रकी केंद्रक। ठीक है, उस जीव को कहा जाएगा ससीम केंद्रकी जीव, कोशिका। और कोशिका में जो आनुवांशिक पदार्थ है बच्चों, यहाँ देखोगे तो यहाँ बिखरा हुआ है। बिखरा हुआ है मतलब इधर उधर आपस में लपटा हुआ डीएनए। ठीक है, उसे कहा क्या जाएगा? तो उसे कहा जाएगा न्यूक्लियोइड। और जिस भाग में, कोशिका के जिस भाग में आनुवांशिक द्रव्य एकत्रित हुआ रहता है, उस भाग को कहते हैं जीनोफोर। और यहाँ पे केंद्रक की सीमा नहीं है, केंद्रक उपस्थित नहीं है। यहाँ पर देखेंगे तो केंद्रक उपस्थित है और झिल्ली आबद्ध है। सत्य प्रकार का केंद्रक है, यहाँ पे असत्य प्रकार का केंद्रक है। ठीक है, तो ये हो गया केंद्रक के बारे में। केंद्रक के आधार पे दो प्रकार के जीव बताए गए, प्रोकैरियोटिक यानी कि प्राक केंद्रकी, यूकैरियोटिक यानी कि ससीम केंद्रकी, असीम केंद्रकी और ससीम केंद्रकी। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि कोशिका की जो एक संरचना हम पढ़ते हैं, तो कोशिका की संरचना में आपको समझ में आएगा, एक बड़ा घर आप इमेजिन कर सकते हैं। आइए इमेजिन करते हैं कि, कल्पना करते हैं कि एक बड़ा घर है। एक घर में आप जानते हैं कि बहुत सारे कमरे होते हैं। ठीक है, कमरे होते हैं, या ट्रेन का डब्बा आप देखें तो उसमें ढेर सारे कंपार्टमेंट होते हैं। मान लीजिए कि ये एक घर है, इस तरह से उसमें कमरे बने हुए हैं। ये हॉल हो सकता है। ठीक है, ये पूजा घर हो सकता है, ये किचन हो सकता है, ये बेडरूम हो सकता है, ये गेस्ट रूम हो सकता है, ये वॉश एरिया हो सकता है।
होता है हमारे घरों में इस तरह से। ठीक है भाई, ये हॉल हो गया, इधर गेट हो गया, गेट की जरूरत नहीं है। तो हम देखते हैं कि कोशिका, एक घर में भी विभाजन हुआ है। तो कोशिका को जब आप देखेंगे सूक्ष्मदर्शी में, यूकैरियोट कोशिका को जब देखेंगे तो वो भी कुछ इस तरह से ही प्रतीत होती है। कोशिका ऐसा प्रतीत होती है कि छोटे छोटे हिस्सों से मिलकर बनी है। कोशिका ऐसी प्रतीत होती है कि वो छोटे छोटे हिस्सों से बनी, जैसे हमारा शरीर अंगों से मिलके बना है, वैसे ही कोशिका भी छोटे छोटे अंगकों से बनी है। उन्हें कहा जाता है कोशिकांग। ठीक है, तो कोशिका की परिभाषा यदि हम लिखना चाहें, सेल की परिभाषा लिखना चाहें, तो एक सबसे सिंपल परिभाषा क्या होती है? कोशिका को कहा जाता है कोशिकांगों का समूह। कोशिकांगों का समूह। ठीक है, मतलब एक कोशिका में बहुत सारे छोटे छोटे कोशिका के अंगक होंगे। कोशिकांग का मतलब क्या हुआ? तो कोशिका के अंगक, कोशिका के अंग या अंगक। ठीक है, अच्छा, हरेक अंगक, हरेक प्रत्येक कोशिकांग, कोशिका में हमें क्या मिलेंगे? तो विभिन्न प्रकार के कोशिकांग। कोशिका में कोशिकांग जो मिलेंगे वो विभिन्न प्रकार के होते हैं। कौन विभिन्न प्रकार के होते हैं? कोशिका के सॉरी कोशिका के जो अंगक हैं वो विभिन्न प्रकार के हैं। क्यों विभिन्न प्रकार के हैं? क्योंकि विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। ठीक है, तो अब हम आ चुके हैं कहाँ पे? कोशिका की हमने बात करना शुरू की तो सबसे पहले बाहरी आवरण की बात करी, फिर हमने केंद्रक की बात करी या अनुवांशिक पदार्थ की बात करी। अब हम बात कर रहे हैं कोशिका में अगर अंग मौजूद हैं, कोशिकांग मौजूद हैं, तो हम उनकी बात कर रहे हैं। कोशिका में तीसरा पार्ट हमने पढ़ना था वो था जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य। तो आइए कोशिका द्रव्य के बारे में हम बात करते हैं। कोशिका द्रव्य एनसीईआरटी जो बातें कहता है वो सिंपल सी कहता है, कोशिका के आयतन को घेरे हुए, आयतन को घेरे हुए द्रव्य को कहा जाएगा, घेरे हुए द्रव्य को कोशिका द्रव्य कहा जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, कोशिका की जीव अवस्था कैसे चलती है? जैविक क्रियाओं से चलती है। ठीक है, जैविक क्रियाओं से चलती है। कोशिका की जैव अवस्था किसकी वजह से चलती है? जिंदा किसकी वजह से कोशिकाएं? तो जैविक क्रियाओं से। ठीक है, जैविक क्रियाएं होने का प्रमुख स्थल माना गया है कोशिका द्रव्य को। जैविक क्रियाओं, कौन कौन सी जैविक क्रियाएं होती है वो हम देखते हैं। जैविक क्रियाओं का प्रमुख स्थल किसे कहा गया है? कोशिका द्रव्य को कहा गया है। अब हम देखते हैं जैविक क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। बोले कि सर हमें याद आ गया, ये होती है मैं जैविक क्रिया। पहले दो प्रकार की बात करने के पहले हम ये बात करें, जैविक क्रियाओं को हम कहते हैं उपापचयी क्रियाएं। क्या कहते हैं? उपापचयी क्रियाएं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस। और सारी की सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन कहाँ होती है?
प्रमुख स्थल क्या है मेटाबॉलिक रिएक्शंस का, तो ये है कोशिका द्रव्य। अच्छा, कोशिका द्रव्य में दो भाग होते हैं बच्चों। कोशिका द्रव्य में क्या होते हैं, दो भाग समझे जाते हैं। कोशिका द्रव्य के भाग आइए समझते हैं। कोशिका द्रव्य दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहले भाग को हम कहेंगे ठोस, उसमें कुछ हिस्सा ठोस होता है बच्चों, और दूसरा हिस्सा होता है तरल या फिर द्रव। तो ये जो तरल होता है बच्चों, कोशिका के द्रव्य में हमें देखने को मिलता है कि ये केंद्रक मान लिया हमने। केंद्रक के अलावा ये पूरा हिस्सा क्या है, तो कोशिका द्रव्य है। इस कोशिका द्रव्य में तरल हिस्सा भी होता है और ठोस हिस्सा भी होता है। तो तरल द्रव को हम कहते हैं साइटोसोल। क्या कहते हैं, साइटोसोल। ठीक है। जबकि ये जो ठोस हिस्सा होता है ये बना होता है कोशिकांगों का। कोशिकांगों से निर्मित। तो ठोस हिस्सा किससे निर्मित है, कोशिकांगों से निर्मित है। तरल हिस्सा किससे निर्मित है, द्रव से निर्मित है। उस द्रव का नाम क्या है, साइटोसोल। तो अब हमें बात करनी पड़ेगी कोशिका द्रव्य में दो बातों की, साइटोसोल की और कोशिकांगों की। और यही मैं बता रहा था कि साइटोसोल तो लिक्विड पार्ट हो गया, इसके अलावा कोशिकाओं में छोटे छोटे और भी झिल्लीबद्ध या झिल्ली रहित, झिल्ली सहित अथवा झिल्ली रहित हिस्से पाए जाते हैं। केंद्रक के अलावा और भी हिस्से पाए जाते हैं जिन्हें कहा जाता है कोशिका के अंगक या कोशिकांग। ये देखिए, यहाँ पर हमने देखा था कोशिका के अंगकों के बारे में बात की गई थी। तो सेल को कहा भी जाता है कोशिकांगों का समूह, यानी कि कोशिका के अंगक। और कोशिका के अंगक विभिन्न प्रकार के होते हैं, क्यों, क्योंकि वो विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। तो कोशिका द्रव्य में हम जब इस दो हिस्सों को पढ़ रहे हैं तो पहला हिस्सा क्या हुआ, साइटोसोल, यानी कि वो लिक्विड पदार्थ है, तरल द्रव है। उसके बाद कोशिकांगों की बात करते हैं जो कि कोशिका द्रव्य के ठोस हिस्से को बनाते हैं। तो ये जो कोशिकांग हैं, अब आइए इन पे चर्चा कर ली जाए। कोशिकांग, ठीक है। कोशिकांग दो प्रकार के होते हैं। जैसे आपने केंद्रक देखा था, केंद्रक में झिल्ली है तो झिल्ली आबद्ध कोशिकांग हुआ वो, और केंद्रक नहीं है तो झिल्ली रहित। तो इसके लिए हम सिंपल सी कैटेगरी बना देते हैं, झिल्ली सहित कोशिकांग। कुछ कोशिकांग ऐसे होते हैं जिन पे झिल्ली होती है और कुछ ऐसे होते हैं जिन पे झिल्ली नहीं होती है, झिल्ली रहित कोशिकांग। ठीक है, झिल्ली रहित कोशिकांग। अब झिल्ली सहित कोशिकांग के लिए हम एक और शब्द इस्तेमाल करते हैं, वो है झिल्ली आबद्ध कोशिकांग और झिल्ली रहित या झिल्ली अनाबद्ध कोशिकांग। तो देखिए, झिल्ली सहित कोशिकांगों की बात करें तो इन्हें भी आगे दो प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन से, तो पहला हम लिख लेते हैं, जिन पर एक कवरिंग हो, एक झिल्ली हो, एक परत हो, उन्हें कहेंगे एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग। एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग। और जिन पे दो झिल्ली हो उन्हें कहेंगे दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग। ठीक है।
और फिर आ जाएगा झिल्ली रहित कोशिका। हम डिस्कस कर रहे थे कोशिका के बारे में, तो कोशिका में शायद बीच में कुछ डिस्टरबेंस हुआ था। तो कोशिका में 3 भाग हमने देखे। पहला तो है कोशिका आवरण, जो कि किससे मिलके बना है, 3 लेयर हो सकती है, किसी में 3 होगी, किसी में 2 होगी, किसी में 1 ही होगी। पहली लेयर का हम नाम रख सकते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, दूसरी जो लेयर है वो है कोशिका भित्ति, तीसरी लेयर है कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हमने देख लिया था। अब हम अनुवांशिक पदार्थ की ओर बढ़ते थे। सेकंड पार्ट जो था वो अनुवांशिक पदार्थ था। तो अनुवांशिक पदार्थ में न्यूक्लियस यदि प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो कोशिका किस प्रकार की कहलाएगी, कोशिका कहलाएगी यूकैरियोट प्रकार की। अगर केंद्रक एब्सेंट है, न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस एब्सेंट, तो कोशिका कहलाएगी प्रोकैरियोटिक या फिर प्राक केंद्रकी। न्यूक्लियस नहीं है तो कोशिका कैसी कहलाएगी, प्राक केंद्रकी। न्यूक्लियस नहीं है तो क्या उपस्थित है, न्यूक्लियोइड या केंद्रकाभ, केंद्रक अनुपस्थित, और केंद्रकाभ उपस्थित, न्यूक्लियोइड उपस्थित। तो ये बात हम समझ सकते हैं। अब आ जाते हैं कोशिका द्रव्य में। तो कोशिका में तरल पार्ट जो था उसे हम कहते हैं साइटोसोल, और ठोस पार्ट जो है वो बना है कोशिकांगों का। कोशिकांग 2 प्रकार के बताए गए हैं मित्रों। कोशिकांग मतलब कोशिका के अंग। अब पहले तो ये समझना होता है कि कोशिका के अंग अलग अलग कैसे दिखाई दे रहे हैं। क्या कोशिका के अंग अलग देखने का कोई नजरिया है, कोई क्राइटेरिया है, तो बिल्कुल है। कोशिका में जब कोशिका द्रव्य का अध्ययन किया गया तो उसमें देखा गया कि उसमें केंद्रक के अलावा, जैसे ये तो हम मान लेते हैं कि केंद्रक है, केंद्रक के अलावा कुछ और छोटे छोटे हिस्से पाए गए। कुछ बहुत छोटे थे, कुछ थोड़े छोटे थे, लेकिन कुछ का कार्य अलग था। कुछ का कार्य था प्रकाश संश्लेषण का, लवक थे, कुछ थे सूत्रकणिका, कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सब झिल्ली से बनी हुई संरचनाएं पाई गई थी। तो इन्हें कहा गया कि कोशिकांग। कोशिका में तरल द्रव के अलावा ये कोशिकांग उपस्थित होते हैं। कुछ पे झिल्ली हो भी सकती है और कुछ पे झिल्ली नहीं भी हो सकती है। अच्छा, झिल्ली भी 1 लेयर हो सकती है, 2 लेयर हो सकती है। जैसे हमने देखा कोशिका के आवरण में, तो कोशिका आवरण 2 परतों या 3 परतों की हो सकती है। बैक्टीरिया जब हम देखेंगे तो उसमें तीनों परत उपस्थित है, किंगडम आर्किया में नहीं है, बैक्टीरिया में है। उसके बाद एनिमल में देखेंगे तो केवल अंदर एक सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन उपस्थित है। प्लांट में सेल वॉल प्लस सेल मेम्ब्रेन उपस्थित है। बैक्टीरिया में ग्लाइकोकैलिक्स प्लस सेल वॉल प्लस सेल मेम्ब्रेन तीनों उपस्थित हैं। तो कोशिका के द्रव्य का अध्ययन करते समय कुछ कोशिकांग मिले, कुछ हिस्से मिले जो कोशिका में थे केंद्रक के अलावा, तो उन्हें नाम दिया गया कोशिका के अंग, कोशिका के अंगक। तो कोशिकांगों में कुछ प्रकार पढ़े गए। धीरे धीरे उनके अध्ययनों से पता चला कि कुछ प्रकार के हो सकते हैं। पहला इनका प्रकार बताया जाता है झिल्ली रहित। तो झिल्ली रहित में 2 प्रकार के होते हैं। झिल्ली रहित में 2 कोशिकांग बताए गए हैं। राइबोसोम एक नाम है, राइबोसोम। इसे ही सबसे छोटा कोशिकांग, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री इत्यादि कहा जाता है। ठीक है, झिल्ली रहित में पहला नाम आता है राइबोसोम का। तो ये 2 प्रकार का होता है, 70S तथा 80S। इनके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बस इतना जान लीजिए कि 70S प्रकार का राइबोसोम केवल अगर उपस्थित है तो ये होता है प्राक केंद्र की कोशिकाओं में, प्रोकैरियोटिक सेल्स में। और 80S अगर है तो अच्छा, प्रोकैरियोट प्रकार की कोशिकाओं में केवल 70S, जबकि यूकैरियोट कोशिकाओं में 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। 70S सिर्फ और सिर्फ 70S किस में पाया जाएगा, प्रोकैरियोट में। 80S किस में पाया जाएगा, प्रोकैरियोट में। पर यूकैरियोट में।
पर यूकैरियोट में स्पेशली 70s भी पाया जाता है। यूकैरियोट में 80s प्लस 70s दोनों प्रकार के पाए जाएंगे। तो 70s केवल पाया जाएगा किसमें? प्रोकैरियोट कोशिकाओं में, और 80s प्रकार और 70s प्रकार दोनों साथ में पाए जाएंगे यूकैरियोट प्रकार की कोशिकाओं में। कौन से जगत के जीव आते हैं प्रोकैरियोट में, कौन से जगत के जीव आते हैं यूकैरियोट में? यहाँ पर हम फिर से एक बार याद कर लेते हैं। प्रोकैरियोट में आ जाता है सिर्फ और सिर्फ मोनेरा जगत के जीव, मोनेरा जगत, जबकि यूकैरियोट में आते हैं आद्य जीव यानी कि प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांट, एनिमल। तो विटेकर ने जो क्लासिफिकेशन वर्गीकरण दिया है, जैविक वर्गीकरण, उसमें दुनिया के सभी जीवों को 5 वर्गों में विभाजित किया है। तो इनमें से मोनेरा जगत जो है वो केवल प्रोकैरियोट प्रकार के जीव इसमें डाले गए हैं। अच्छा, खास बात यह है कि मोनेरा तथा प्रोटिस्टा दोनों ही एक कोशिकीय हैं। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पर फिर भी यहाँ पर बात आई तो मैं आपको याद दिला दूं। एक कोशिकीय, एक प्रोकैरियोट एक कोशिकीय है, एक यूकैरियोट एक कोशिकीय है। हम यहाँ समझ पा रहे हैं कि यूकैरियोट में जो प्रोटिस्टा है वो भी कैसा है? एक कोशिकीय। ठीक है, तो झिल्ली रहित कोशिकांगों के बारे में बात चल रही है, तो पहला एग्जाम्पल उसमें हमने देखा राइबोसोम। दूसरा एग्जाम्पल होता है तारक काय यानी कि सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम किसमें उपस्थित है? तो सॉरी, किसमें अनुपस्थित है हम कहें तो पादपों में अनुपस्थित, और खास तौर पे उच्च पादपों में। कौन से पादपों में? उच्च पादपों में। कुछ एल्गी वगैरह में ये उपस्थित बताया जाता है। ठीक है, पादपों में अनुपस्थित। तो पहले प्रकार के कोशिकांग हो गए झिल्ली रहित प्रकार के। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो झिल्ली सहित कोशिकांगों के बारे में बात करेंगे। झिल्ली सहित या झिल्ली आबद्ध, झिल्ली आबद्ध। बच्चों ये दो प्रकार के बताए गए हैं। कोशिका में ज्यादातर कोशिकाओं में झिल्ली आबद्ध कोशिकांग दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है एकल झिल्ली आवृत, एकल झिल्ली आवृत, और दूसरा प्रकार है दोहरी झिल्ली आबद्ध। एक झिल्ली वाले और दो झिल्ली वाले। कौन कौन से कोशिकांग किस कैटेगरी में आते हैं हम इन्हें स्टडी कर सकते हैं। तो देखिए, एकल झिल्ली आवृत कोशिकांग में कुछ नाम हम जानते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःप्रद्रव्य जालिका। दूसरा है लाइसोसोम यानी कि लयन काय। तीसरा है गोल्जी बॉडी यानी कि गोल्जी, गोल्जी काय। चौथा है रिक्तिका यानी कि वैक्यूल, और फिर आ जाते हैं माइक्रो बॉडीज यानी कि सूक्ष्मकाय। तो ये नाम आपको याद करने हैं, क्वेश्चन बनते हैं इस पे। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं कि कौन कौन से, मतलब कोशिकांगों के नाम दे दिए क्वेश्चन में, बोले कि इनमें से कितने एकल झिल्ली आवृत कोशिकांग हैं, या कितने दोहरी झिल्ली आवृत कोशिकांग हैं, या कितने झिल्ली रहित कोशिकांग हैं। तो आपको इन ऑप्शंस में से याद होना चाहिए कि ये 5 प्रकार के कोशिकांग एकल झिल्ली वाले हैं,
झिल्ली रहित में दो ही हैं, राइबोसोम और केंद्रकाय, तारक काय सॉरी। तो इसके बाद में दोहरी झिल्ली आबद्ध को देखेंगे। दोहरी झिल्ली आबद्ध में वैसे तो केंद्रक को माना जाता है, कोशिकांग ही माना जा सकता है, लेकिन एनसीईआरटी ने इस तरह से लिखा है कि लगता है कि न्यूक्लियस कोशिकांगों में नहीं गिना जाएगा, पर न्यूक्लियस कोशिकांग माना जाता है और दोहरी झिल्ली आवृत कोशिकांग में गिना जाता है उसे। ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर पाए जाते हैं सूत्रकणिका। सूत्रकणिका के बारे में आप सभी को थोड़ा सा आइडिया होगा पहले से। इसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, एनर्जी हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। इसका कार्य क्या होता है बच्चों? एटीपी प्रोडक्शन, एनर्जी प्रदान करना। ठीक है, सूत्रकणिका। और तीसरे प्रकार के दोहरी झिल्ली आबद्ध कोशिकांगों में हम इंक्लूड करते हैं लवकों को। लवक अर्थात प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स तीन प्रकार के हैं। हरित लवक, वर्णी लवक अवर्णी लवक। तो इस प्रकार से कोशिका तथा कोशिका का एक समग्र ओवरव्यू देखा हमने, और कोशिका के समग्र ओवरव्यू में हमने क्वेश्चंस के ऑर्गेनेल्स के बारे में बात करी, और यही ऑर्गेनेल्स आगे चल करके हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पर एक प्रमुख बात यहाँ पर याद रखने लायक जो है वो ये है, वैसे तो सभी बातें याद करने लायक है, पर खास यहाँ पर मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, प्रोकैरियोट कोशिकाओं में झिल्ली आबद्ध कोशिकांग अनुपस्थित। झिल्ली आबद्ध कोशिकांग नहीं पाए जाएंगे, कोशिकांग नहीं पाए जाएंगे या अनुपस्थित। तो आज के लेक्चर के लिए यहीं तक हम कंक्लूड करते हैं। अगले लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। उसके पहले कुछ प्रकार की कोशिकाओं का उदाहरण दिया है, वो भी देख लेंगे। ठीक है, थैंक यू।